आज मैं काम करके बहुत थक गई थी और सुबह से ही मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था। इसीलिए मैं चाय बनाने के लिए किचन में गई थी और जैसे ही मैंने चाय पत्ती का डब्बा उठाया था तो वह बिल्कुल खाली था और चीनी भी तकरीबन न होने के बराबर ही थी। तो मैंने जाकर अपनी सास से कहा था कि आंटी घर का राशन तकरीबन खत्म हो चुका है, इसीलिए राशन मंगवा ले। तो मेरी बात सुनकर मेरी सास भड़क उठी थी और मुझसे बोली थी कि नहीं है मेरे पास पैसे, इसलिए तुम चुपचाप दफा हो जाओ यहाँ से। मेरे पास कोई खजाना नहीं है जो मैं फौरन से तुम्हारे हुक्म को पूरा कर दूं। मेरे पास जो पैसे थे वह सब तुम्हारी शादी में खर्च हो गए और अब मेरे पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं है। इसीलिए तुम कुछ दिन इंतजार कर लो, जैसे ही पैसे मिलेंगे मैं राशन ले आऊंगी। मेरी शादी को 20 दिन हो गए थे और मैंने इस बात का अंदाजा बखूबी लगा लिया था कि मेरी सास के अलावा इस घर में कोई कमाने वाला नहीं है। लेकिन वह भी कभी कभार ही दाई का काम करती थी, मगर जब भी कोई डिलीवरी करती थी तो उनके पास लाखों रुपए आ जाते थे। मुझे अब अपनी सास पर शक होने लग गया था, क्योंकि यह बात मैं अच्छी तरीके से जानती थी कि डिलीवरी करने से किसी के पास इतने पैसे नहीं आते। इसीलिए मैं अब अपनी सास की हर हरकत पर नजर रखने लग गई थी, ताकि मैं हकीकत जान सकूं कि इतने पैसे उनके पास कहां से आते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद एक आदमी हमारे दरवाजे पर आया था। वह मेरी सास से कह रहा था कि एक और शिकार मेरे हाथ लग गया है, उसकी डिलीवरी का वक्त आ गया है। मैंने खरीदार भी ढूंढ लिया है, वह मुंह मांगी कीमत देने को भी बिल्कुल तैयार है। तो उसकी बात सुनकर मेरी सास और ननद फौरन ही उसके साथ चल पड़ी थी। मैंने छुपकर उनकी बातें सुन ली थी, जिससे मुझे अंदाजा हो गया था कि ये लोग यकीनन पैदा होने वाले बच्चे को किसी अमीर और बेऔलाद जोड़े को बेचा करते थे और उसके बदले में मुंह मांगी कीमत वसूल करते हैं। इसीलिए मैं भी हकीकत जानने के लिए चुपके से उनके पीछे चली गई थी। लेकिन वहां का मंजर देखकर तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई थी, क्योंकि मेरा अंदाजा गलत साबित हुआ था। ये लोग बच्चा बेचा नहीं करते थे, बल्कि यह तो प्रेग्नेंट औरतों के साथ। मेरा नाम उर्मिला है। मेरी शादी को अभी सिर्फ 20 दिन हुए थे और इन 20 दिनों में ही मेरे ससुराल वालों की हकीकत खुलकर मेरे सामने आ गई थी। उस घर में कोई भी नहीं कमाता सिवाय मेरी सास के, और पिछले 20 दिनों में मेरी सास ने भी बस एक ही डिलीवरी की थी और अभी तक उसके भी पैसे नहीं मिले थे, जिसकी वजह से नौबत भूखे रहने तक आ गई थी। अभी हम बात कर ही रहे थे कि अचानक से दरवाजे पर दस्तक हुई थी। तो आवाज सुनकर मेरी सास ने मुझसे कहा था, जाओ दरवाजे पर देखकर आओ कि कौन है। फिर मैंने फौरन अपनी सास के हुक्म पर जाकर पूछा था कि कौन है, तो मुझे एक आदमी की आवाज आई थी। उसने मुझसे कहा था कि मैं सुरेश हूँ, मैं नीलम दाई के साथ ही काम करता हूँ। उनके कुछ पैसे मेरे पास थे, बस वही देने आया हूँ। वह दरअसल पिछले डिलीवरी केस की पेमेंट आज ही हुई थी, इसीलिए बस वही देने आया हूँ। तो उस आदमी की बात सुनकर मैंने जल्दी से दरवाजा खोला था। फिर उस आदमी ने मुझे नमस्ते करके एक लिफाफा पकड़ा दिया था और बोला था कि यह नीलम दाई को दे देना। मैंने इस बात पर हाँ में सर हिलाकर लिफाफा फौरन से ही पकड़ ली थी और मैं उसे लेकर अपनी सास के कमरे में जाने ही वाली थी कि अचानक मेरे दिमाग में ख्याल आया था कि क्यों ना मैं इस लिफाफे को खोलकर देखूं कि एक डिलीवरी के आखिर उनको कितने पैसे मिलते हैं। इसलिए मैं जिज्ञासा के मारे उस लिफाफे को अपनी सास के कमरे में ले जाने के बजाय सीधे किचन में ले गई थी और पैसे गिनने के लिए मैंने जैसे ही उस लिफाफे को खोला था तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थीं, क्योंकि उस लिफाफे में कुछ हजार नहीं बल्कि लाखों के हिसाब से पैसे थे, जिनको देखकर मैं हैरान हो गई थी और सोचने लगी थी कि डिलीवरी करने के इतने ज्यादा पैसे तो नहीं मिलते, तो फिर सुरेश ने आंटी को आखिर इतनी बड़ी रकम क्यों दी है। अभी मैं सोच ही रही थी कि मुझे अचानक से किसी के कदमों की आवाज आई थी। मैंने जल्दी से ही सारे पैसे लिफाफे में डाल दिए थे और खुद को बिजी जाहिर करने के लिए बर्तन उठाकर टोकरी में रखने लग गई थी। फिर कुछ देर बाद मेरी सास किचन में आ गई थी और मुझसे बोली थी कि बाहर कौन आया था। मैंने घबराते हुए उनसे कहा था कि कोई सुरेश नाम का आदमी आया था और लिफाफा उनको पकड़ाते हुए कहा था कि ये आपके लिए देकर गया है। तो मेरी सास ने मेरी बात सुनकर उस लिफाफे को मेरे हाथ से जोर से खींचा था और मुझे खा जाने वाली नजरों के साथ घूरते हुए मुझसे पूछा था कि जब वह इस लिफाफे को मेरे लिए देकर गया है तो तुम इसे मुझे देने की बजाय अपने साथ किचन में क्यों लेकर आई हो। फिर मेरी सास मुझ पर चिल्लाई थी कि क्या तुमने इस लिफाफे को खोलकर देखा है। अब मुझे सास के इस अंदाज से डर लगने लग गया था
इसीलिए मैंने घबराते हुए फौरन नहीं में सर हिलाया था और मैंने बहाना बनाते हुए उनसे कहा था कि बिल्ली किचन में चली गई थी, तो मैंने सोचा कि यह दूध न पी ले, इसीलिए मैं आपके कमरे में आने के बजाय जल्दी से किचन में आ गई थी। मेरी बात सुनकर मेरी सास उस लिफाफे को लेकर अपने कमरे में चली गई थी। मुझे उन पर पहले ही शक हो रहा था, लेकिन फिर उनका यह अंदाज देखकर तो मुझे यकीन हो गया था कि वाकई दाल में कुछ काला जरूर है, क्योंकि डिलीवरी करने के इतने पैसे तो नहीं मिलते। और मैं यह बात सोचने पर मजबूर हो गई थी कि आखिर मेरी सास डिलीवरी के नाम पर ऐसा क्या काम करती है जो उसे लाखों के हिसाब से पैसे मिलते हैं। फिर शाम को मेरी सास और ननद दोनों ही राशन लेने के लिए चली गई थी और घर वापसी पर ये दोनों 3 माह का राशन इकट्ठा ही ले आई थी। और साथ में ही उन दोनों माँ बेटी ने अपने लिए बहुत सारी शॉपिंग भी की थी और उन तमाम चीज़ों को मुझसे छुपाकर सीधा अपने कमरे में ले गई थी। लेकिन फिर भी मैंने उनके शॉपिंग बैग तो देख ही लिए थे। मैंने आज तक अपनी सास और ननद को कभी कोई मामूली चीज इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा था, बल्कि दोनों ही हमेशा ब्रांडेड कपड़े पहनती थीं और उनके पास महंगी ज्वेलरी और महंगे परफ्यूम होते थे, जिनको देखकर मैं अक्सर सोचती थी कि आखिर उनके पास इतनी महंगी चीजें कहाँ से आती हैं, जबकि यहाँ पर तो कोई कमाने वाला भी नहीं है सिवाय मेरी सास के। लेकिन वह भी सिर्फ एक मामूली सी दाई है और उस काम में भी इतने पैसे नहीं आती कि बंदा इतनी महंगी चीजें खरीद सके, बल्कि उन पैसों से तो मुश्किल के साथ भी महीने का राशन पूरा नहीं आएगा। अब मेरी सास को डिलीवरी किए हुए 3 माह हो चुके थे और घर का राशन भी एक बार फिर से खत्म हो गया था। इस बार तो कोई डिलीवरी केस भी नहीं आ रहा था, इसीलिए अब नौबत भूखे रहने तक आने लगी थी। मेरी सास के पास भी पैसा सिर्फ उसी सूरत में ही आता था जब वह किसी की डिलीवरी करती थी और फिर उससे मिलने वाले पैसों को वह दोनों हाथों से लुटा देती थी। फिर अगली डिलीवरी तक मेरी सास कौड़ी कौड़ी की मोहताज होती थी। मेरा पति कोई काम भी नहीं करता था, बल्कि वह तो हर वक्त ही नशे में धुत रहता था। अखिलेश सुबह होते ही निकल जाता था और रात को ही नशे की हालत में घर वापस लौटता था। शादी के शुरू दिनों में तो मैंने बड़ी कोशिश की थी कि अखिलेश को समझाऊं कि वह नशा करना छोड़ दे, लेकिन मेरी बातों का अखिलेश पर कोई असर नहीं होता था, बल्कि वह तो मुझे ही मारने लग जाता था। मैंने इस बारे में कई दफा अपनी सास को भी बताया था कि अखिलेश मुझे हर रोज ही जानवरों की तरह से मारता पीटता है, तो मेरी बात सुनकर मेरी सास मेरी ही बेइज्जती करने लग जाती थी और मुझसे कहती थी कि आखिर तुम ऐसी हरकतें ही क्यों करती हो जिनकी वजह से तुम्हें मार खानी पड़े। मेरी सास अखिलेश को समझाने के बजाय उल्टा मुझसे ही लड़ने लग जाती थी और हमेशा ही अपनी बेटे की साइड लेती थी और मुझसे कहती थी कि इसमें कौन सी कोई बड़ी बात है। मेरा पति भी मुझे मारता था। मैं तो उसकी शिकायत लेकर कभी अपनी सास के पास नहीं गई थी, बल्कि मैंने तो अपने पति के सामने कभी उफ तक नहीं किया था। पता नहीं आजकल की ये कैसी लड़कियां हैं, इनमें तो शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है जो अपने पतियों की बुराइयां करती हैं और अपने कमरे की बातें बाहर आकर सबको बताती हैं। तो सास की बातें सुनकर मैं खामोश हो जाती थी, क्योंकि मेरे ससुराल में मेरी इज्जत सिर्फ एक नौकरानी जितनी ही थी। मुझे शादी के दूसरे दिन ही पता चल गई थी, जब मेरी सास ने बड़े रौब से आकर मुझे कहा था कि उठो और जल्दी से मेरे लिए नाश्ता बनाकर लाओ, मुझे बहुत भूख लग रही है। और पीछे से ही मेरी ननद की आवाज भी आई थी, 2 अंडों का आमलेट बनाना मेरे लिए और सुबह के वक्त थोड़ी जल्दी उठ जाया करो, क्योंकि मुझे जल्दी भूख लग जाती है। तो ननद की बात सुनकर मैंने भी जल्दी से मुंह बनाकर उससे कहा था कि मुझसे पहले भी तो तुम खुद ही खाना बनाती थी, इसलिए अभी खुद ही बना लिया करो। मेरी बात सुनकर मेरी सास ने मुझे बालों से पकड़ लिया था और कहा था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ इतनी बदतमीजी से पेश आने की। मैं अपनी सास के इस तरह से पेश आने पर बहुत ज्यादा घबरा गई थी और फिर मेरी सास ने फौरन ही मुझसे कहा था कि जल्दी माफी मांगो मेरी बेटी से। तो मैंने डर के मारे फौरन उनकी बात मान ली थी, क्योंकि मुझे ये बात अच्छे तरीके से समझ आ गई थी कि पूरे घर में मेरी सास और ननद की ही चलती है। उन दोनों के होते हुए कोई पर भी नहीं मार सकता था। अब मेरी सास ने सारे घर की जिम्मेदारी मुझे सौंप दी थी। घर की सफाई से लेकर किचन के कामों तक सारे काम मैं ही करती थी। मेरी सास और ननद सारा दिन लेटी ही रहती थी और किसी भी काम को हाथ न लगाती, क्योंकि उन दोनों को मेरी सूरत में एक फ्री की नौकरानी मिल गई थी और उन्होंने मेरा खूब फायदा भी उठाया था।
लाखों के हिसाब से पैसा कमाने के बावजूद भी मेरी सास ने मुझे आज तक एक नया सूट लेकर नहीं दिया था, बल्कि मुझे हमेशा मेरी ननद के पुराने कपड़े ही पहनने को देती थी। और बात बात पर मेरी सास और ननद दोनों ही मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती करती थी। पति तो वैसे भी मुझे कोई खास मोह नहीं लगाता था। अब तो मैं हर वक्त दिल ही दिल में अपने नसीबों को कोसती रहती थी कि वह कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मेरी शादी अभिषेक से हुई थी, क्योंकि उस दिन से लेकर आज तक मैंने कभी सुख का सांस नहीं लिया था। कभी कभी तो मेरा दिल बहुत करता था कि मैं वापस अपने घर चली जाऊं और अभिषेक से तलाक ले लूं। क्या फायदा ऐसे घर में रहने का जहां पर आपकी इज्जत ही ना हो और हर छोटी छोटी बात पर आपको बेइज्जत किया जाए, मारा जाए। अब इन तमाम हालात से मैं बहुत तंग आ गई थी। इसीलिए मेरी जब भी अपनी माँ से फोन पर बात होती थी तो मैं उन्हें अभिषेक और उसके घर वालों के रवैये के बारे में बताती थी कि ये सब लोग मिलकर मुझ पर बहुत जुल्म करते हैं। मैं घर का सारा काम करती हूँ, इसके बावजूद भी यह लोग मुझसे कभी खुश नहीं होते। अभिषेक भी हर वक्त नशे में रहता है और मुझे बहुत मारता है। लेकिन मम्मी हमेशा ही मेरी बातें सुनकर मुझे तसल्ली देती और समझाने लग जाती थी और मुझसे कहती थी कि बेटा जो होना था वह तो हो गया है, इसीलिए अब तुम सब्र करना सीखो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। तो मम्मी की बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू जारी हो जाते थे और मैं बेआवाज रोने लग जाती थी और दिल ही दिल में यह भी सोचने लग जाती थी कि पता नहीं कब ठीक होगा सब कुछ, और जब तक सब कुछ ठीक नहीं होगा पता नहीं मैं उस वक्त तक जिंदा भी रहूंगी या नहीं। फिर कुछ ही दिनों के बाद अभिषेक ने मुझे बहुत मारा था। वैसे तो वह मुझे हर रोज ही मारता था, लेकिन एक दिन उसने मुझे इतना मारा था कि मैं बेहोश हो गई थी। मेरे नाक और मुंह से खून निकलने लग गया था। तो मेरी सास और ननद दोनों बहुत ज्यादा डर गई थी कि कहीं मुझे कुछ हो न जाए और मैं मर ना जाऊं, इसलिए वह फौरन मुझे अस्पताल ले गई थी। और फिर उन्होंने मेरी मम्मी को भी खबर दे दी थी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए वह भी जल्द से जल्द अस्पताल पहुंच जाए। मेरी सास की बात सुनकर मम्मी भी दौड़ती हुई फौरन ही अस्पताल आ गई थी। जब मुझे होश आया तो होश में आते ही मम्मी ने मुझसे पूछा था कि बेटा तुम सीढ़ियों से कैसे गिर गई थी। नीलम बहन मुझे बता रही थी कि उनके मना करने के बावजूद भी तुम छत पर कपड़े सुखाने के लिए गई थी। जब तुम्हारी सास ने तुमसे कहा था कि तुम्हारी ननद छत पर खुद ही कपड़े ले जाएगी तो तुमने उनकी बात क्यों नहीं मानी। बेटा मैंने तुमसे कितनी दफा कहा है कि अपना ख्याल रखा करो। तो मम्मी की बात सुनकर मैंने नफरत भरी निगाहों से अपनी सास को देखा था। उन्होंने मुझसे नजरें चुरा ली थीं। उन्होंने मुझे खा जाने वाली नजरों से देखा था और आंखों ही आंखों में इशारा करके मुझे चुप रहने के लिए कहा था। मैं अपनी सास को इस तरह से देखकर बहुत डर गई थी और उस वक्त चुप भी हो गई थी। फिर जब मुझे डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया था तो मैंने मम्मी के साथ जाने की जिद की थी, लेकिन इस बात के लिए मेरी सास बिल्कुल भी तैयार नहीं थी और वह अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रही थी कि वह मुझे अपने साथ ही घर ले जाए ताकि मैं उनके बेटे का भांडा ना फोड़ दूं। लेकिन फिर मेरी सास ननद मेरी जिद के आगे मजबूर हो ही गई थी, इसीलिए उन्होंने मुझे मम्मी के साथ जाने की इजाजत दे दी थी। मगर मुझे वहां जाने पर भी ज़हनी सुकून नहीं मिला था, क्योंकि मेरे वहां पर जाते ही मेरी भाभी हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गई थी। अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रही थी कि मैं जल्द से जल्द ही अपने घर वापस चली जाऊं। मुझे भाभी का रवैया देखकर बहुत दुख हो रहा था और मैं दिल में सोच रही थी कि क्या हो जाएगा अगर मैं अपनी मम्मी के साथ कुछ दिन रह लूं। लेकिन मेरा वहां पर रुकना उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मेरा जब भी भाभी से सामना होता था तो वह मुझे बातें सुनाने लग जाती थीं कि जब मैं बीमार होती हूँ तो मैं कभी अपने मायके जाकर नहीं बैठती, कभी अपने माँ बाप पर जाकर अपना बोझ नहीं डाला, बल्कि मैं तो बीमार होने के बावजूद भी घर के सारे काम करती हूँ। मैं भाभी की सारी बातें ही चुप करके बर्दाश्त कर लेती थी, क्योंकि अब मैं पहले वाली उर्मिला रही ही नहीं थी। मुझ में बहुत सब्र आ गया था। भाई ने आकर मुझसे कहा था कि तुम अपना सामान बांध लो, मैं तुम्हें तुम्हारे ससुराल छोड़ आऊंगा। तुम्हारी सास तुम्हारे बारे में क्या सोच रही होगी कि जरा सी चोट लगी है, घर जाकर अपने मायके में बैठ गई है। जब तुम्हारी सास ने तुमसे कहा था कि न जाओ छत पर, तो तुम क्यों गई थी? भाई भी भाभी की जबान ही बोल रहे थे। तो भाई की बातें सुनकर मैंने अपना सब्र खो दिया था
और रोना शुरू कर दिया था। फिर मैंने भाई को अपनी सारी दास्तान सुनाई थी कि मैं सीढ़ियों से नहीं गिरी हूँ, बल्कि मुझे अभिषेक ने मारा है। वह हर वक्त ही नशे में धुत रहता है और हर रोज मुझे इतनी बेदर्दी के साथ मारता है जैसे मैं इंसान नहीं बल्कि कोई जानवर हूँ। फिर मैंने अपनी शादी से लेकर आज तक होने वाली सारे अत्याचार के बारे में बता दिया था कि मेरी सास और ननद किस तरह हर वक्त मुझे ज़हनी तकलीफ देती हैं। और अभिषेक ने भी आज तक मेरा कभी साथ नहीं दिया, बल्कि वह भी उन्हीं के कहने पर मुझे मारता है। तो मेरी सारी बातें सुनकर भाई पर कोई असर नहीं हुआ था, बल्कि उन्होंने तो बड़ी ढिठ के साथ यह कह दिया था कि इसमें कौन सा कोई बड़ी बात है। शादी के बाद यह सब तो लड़की को बर्दाश्त करना ही पड़ता है। इस तरह छोटी छोटी बातों पर अपना घर छोड़कर नहीं आ जाते। सास तो फितरतन मजबूर होती है यह सब करने पर। अब तुम अपनी मम्मी को ही ले लो, हमारे साथ कितनी अच्छी है, कितनी नर्म मिजाज और सीधी लगती है। लेकिन मेरे ऑफिस में चले जाने के बाद मम्मी भी अपने सास वाले रूप में आ जाती है। तुम्हारी भाभी की बात बात पर बेइज्जती करती है, इसको परेशान करती है और इससे बहुत बातें भी सुनाती हैं। भाई की बातें सुनकर भाभी बहुत घबरा गई थी, क्योंकि ऐसा वैसा कुछ भी नहीं था। बल्कि मेरी मम्मी तो बहुत अच्छी औरत थी। वह तो भाभी का अपनी औलाद से भी बढ़कर ख्याल रखती थी। भाभी ने मम्मी पर यह सब इल्जाम क्यों लगाए थे और भाई को पता नहीं यह सब झूठ क्यों बताया था। इसीलिए भाभी ने भाई की बात को काटा था और जल्दी से कहा था कि विनोद, आप क्या बातें लेकर बैठ गए हैं। इस वक्त उर्मिला की बात हो रही है, मेरी नहीं। भाभी की बात सुनकर मैंने मम्मी की तरफ देखा था, जो आंखों में अफसोस लिए भाभी को देख रही थी। फिर मैं 3 दिन के बाद ही अपने ससुराल वापस चली गई थी, क्योंकि भाभी ने मेरा वहां पर रुकना मुहाल कर दिया था। ससुराल में जाते ही मेरी सास ने मुझे देखकर मुझ पर तंज के तीर चलाने शुरू कर दिए थे और मुझसे बोली थी कि बस सिर्फ 3 दिन तक ही रखा था तुम्हारी माँ ने तुम्हें, और तुम्हारा 3 दिनों में शौक पूरा हो गया मायके में रहने का। उनके चेहरे पर बड़ी ही तंजिया मुस्कुराहट थी, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। इसीलिए मैं उनको देखकर फौरन ही अपने कमरे में चली गई थी। मेरी सास और ननद ने मेरे जख्मी होने का भी ख्याल नहीं किया था, बल्कि यह लोग तो मुझसे इस हालत में भी काम करवा रहे थे। मेरे ससुराल वालों को देखकर कोई भी इस बात का अंदाजा बड़ी आसानी से लगा सकता था कि उन लोगों में इंसानियत नाम की चीज बिल्कुल भी नहीं है। फिर कुछ दिनों के बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। मैं इस खबर पर बहुत खुश हुई थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद अब सब कुछ बदल जाए। मेरे ससुराल वाले मेरी कद्र करने लग जाएं और अभिषेक भी अब मुझे नहीं मारेगा। मेरी सास को जब पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो वह भी बहुत खुश हुई थी। लेकिन मेरे कदमों तले से जमीन तब निकली थी जब मैंने अपनी सास को ननद से यह कहते हुए सुना था कि अगले 1 साल का खर्चा तेरी भाभी से निकल जाएगा। उनकी बात सुनकर मैं बहुत ज्यादा डर गई और यह सोचने लग गई थी कि पता नहीं मेरी सास और मेरी ननद मेरे साथ क्या करने वाली है। अब मैं हर वक्त बहुत परेशान रहती थी। फिर कुछ दिन गुजरने के बाद सुरेश नाम का आदमी फिर से हमारे घर आया था, तो मैं छुपकर सास और सुरेश की बातें सुनने लग गई थी, ताकि मैं पता लगा सकूं कि ये लोग डिलीवरी के बहाने आखिर ऐसा क्या काम करते हैं कि एक ही दिन में लाख रुपए से ज्यादा कमा लेते हैं। सुरेश मेरी सास से कह रहा था कि नीलम, दाएं जल्दी से मेरे साथ चलो, एक और शिकार पकड़ लिया है मैंने और उसकी डिलीवरी का वक्त भी आ गया है और एक खरीदार भी मिल गया है जो खरीदने के लिए बिल्कुल तैयार है। इस दफा मैंने उससे 3 लाख मांगे और वह देने के लिए तैयार भी है, क्योंकि इस बार बहुत अमीर ग्राहक मेरे हाथ लगी है। उसकी बातें सुनकर मुझे लगा था कि यह लोग पैदा होने वाले बच्चे को किसी अमीर और बेऔलाद जोड़े को मुंह मांगी कीमत के बदले बेच देते हैं। इसीलिए ये सोचकर मेरा दिल दहल गया था। फिर मेरी सास और ननद फौरन ही सुरेश के साथ चल पड़ी थी। अब मुझे उस औरत के बच्चे के साथ साथ अपने बच्चे की भी फिक्र होने लग गई। इसलिए फिर मैं भी छुपकर उनके पीछे चल पड़ी थी, ताकि मैं खुद जाकर देख सकूं कि किस तरह यह लोग एक माँ से उसका बच्चा छीन लेते हैं। क्या ऐसा करते वक्त उन्हें भगवान से भी डर नहीं लगता? मुझे उनका पीछा करते हुए अभी थोड़ी देर हुई थी कि मेरी सास ने पता नहीं कैसे मुझे देख लिया था। उसको मुझ पर शक हो गया था कि मैं उनका पीछा कर रही हूँ। इसीलिए वह जल्दी से मेरे पास आई थी और मुझसे बोली थी कि तुम हमारे पीछे क्यों आ रही हो? क्या मसला है तुम्हें? आखिर क्या करने की कोशिश कर रही हो तुम?
मैंने उनकी बात सुनकर जल्दी से बहाना बनाया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैं करीबी मेडिकल स्टोर से दवाई लेने जा रही थी। पहले मैं आपसे कहने वाली थी कि आप मेरे लिए दवाई ले आएं। फिर मैंने सोचा कि आपको देर हो जाएगी और वैसे भी मेडिकल स्टोर करीब में ही है, इसीलिए मैं खुद ही जाकर दवाई ले आती हूँ। तो मेरी बात सुनकर मेरी सास ने मुझे तंजिया लहजे में कहा था, ठीक है, फिलहाल तुम अभी घर वापस जाओ, मैं वापस आकर तुम्हें दवाई दे दूंगी और तुम्हारी तबीयत भी ठीक कर दूंगी। उनकी बात सुनकर मैं बहुत डर गई थी, क्योंकि वह मुझे धमकाने वाले अंदाज में कह रही थी। इसीलिए उनके आने से पहले ही मैं बहाना बनाकर सो गई थी। मेरी तबीयत अब वाकई में बहुत ज्यादा खराब रहने लग गई थी, जिसकी वजह से मेरी सास ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा था और मैं दिल ही दिल में भगवान का शुक्र अदा कर रही थी कि मेरी सास ने मुझे कुछ नहीं कहा और मैं उनके गुस्से से बच गई थी। लेकिन मेरा ध्यान अब भी उस औरत और उसके बच्चे की तरफ ही था। अब मैं सोच रही थी कि वो औरत पता नहीं अपने बच्चे के बगैर कैसे जिंदा रहेगी। मैं अभी अपनी पूरी कोशिश कर रही थी कि किसी न किसी तरीके से मैं हकीकत को अपनी आंखों से देख सकूं और इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठा सकूं। लेकिन मैं अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद नाकाम हो रही थी, क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि ये लोग आखिर डिलीवरी कहाँ पर करते हैं। इस बात को 2 हफ्ते हो चुके थे कि एक दिन एक आदमी हमारे घर आया था जो बहुत घबराया हुआ था और मेरी सास से कह रहा था कि दाई नीलम, जल्दी से मेरे साथ चलो, मेरी बीवी की तबीयत बहुत खराब है, बच्चे की डिलीवरी का टाइम हो गया है। तो मेरी सास ने उसे तंजिया लहजे में कहा था, कहाँ चलूं तुम्हारे साथ? तो वो जल्दी से बोला था, मेरे घर। उसकी बात सुनकर नीलम दाई ने कहा था, तुम्हें नहीं पता क्या, मैं डिलीवरी करने किसी के घर नहीं जाती, बल्कि लोग मरीजों को मेरे पास लेकर आते हैं। तो उस आदमी ने कहा था, ठीक है, मैं अपनी बीवी को अभी लेकर आता हूं। तो मेरी सास ने कहा था, यहां पर मत लाना, बल्कि मैं तुम्हें पता बताती हूँ, तुम अपनी बीवी को वहां पर ले आओ, क्योंकि वहां पर हमारे पास जरूरत का सारा सामान होता है। फिर उस आदमी के साथ साथ मैंने भी वो पता याद कर लिया था और फिर जल्दी से जाकर मैं अपने कमरे में लेट गई थी। फिर थोड़ी देर के बाद मेरी सास मेरे कमरे में आई थी और मुझसे कहने लगी थी कि मैं डिलीवरी करने जा रही हूँ, इसलिए तुम घर का ख्याल रखना। तो सास की बात सुनकर मैंने उनसे कहा था, आंटी, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझसे उठा भी नहीं जा रहा। तो मेरी सास ने मुझे दवाई देते हुए कहा था, कोई बात नहीं, तुम्हें दवाई खाकर सो जाना, मैं वापसी पर खाना लेती हुई आऊंगी। उनकी बात सुनकर मैंने इस बात में सर हिला दिया था। ऐसा मैंने इसलिए किया था ताकि इस दफा उनको मुझ पर शक ना हो और मैं अपने मकसद में कामयाब हो सकूं। उनके जाने के 20 मिनट बाद मैं भी उनके बताए हुए पते पर पहुंच गई और वहां का मंजर देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि मेरा अंदाजा गलत साबित हुआ था। क्योंकि वो लोग बच्चों की खरीदने बेचने का काम नहीं करते थे, बल्कि वो लोग तो बच्चों की पैदाइश के बहाने से ऑपरेशन करते थे और साथ में ही प्रेग्नेंट औरतों का गुर्दा भी निकाल लेते थे, जिसकी वह अपनी मुंहमांगी कीमत पर बेचा करते थे। ये सारा मंजर देखकर मेरे मुंह से चीख निकल गई थी और मेरी सास ने मुझे एक बार फिर से देख लिया था। इस दफा सास ने मुझे बालों से पकड़ा था और मुझे मारने लग गई थी कि इतने में पुलिस आ गई थी, क्योंकि मैंने ही पुलिस को बुलाया था और उनसे कहा था कि इस पते पर एक गैर कानूनी अस्पताल बना हुआ है जहां पर बच्चों को बेचा जाता है। लेकिन यहाँ पर तो मामला ही कुछ और था और पुलिस ने आकर फौरन ही मेरी सास को पकड़ लिया था। मेरी सास ने किसी तरह से अपने आप को पुलिस से छुड़ा लिया था और मुझे जोर के साथ जमीन पर धक्का दे मारा था और वो चिल्लाई थी कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं जमीन पर गिर गई थी और गिरते ही मुझे बहुत दर्द होने लग गया था। मैं तड़पने लग गई थी, जिसकी वजह से मेरा मिसकैरेज हो गया था। मेरी सास और ननद को उम्र कैद की सजा हो गई थी और इस सब के बाद मैंने भी अभिषेक से तलाक ले ली थी, क्योंकि ऐसे मर्द के साथ जिंदगी गुजारने का क्या फायदा जो औरत की इज्जत करना ही ना जानता हो। इस सब के बाद मैंने एक लंबे अरसे के बाद सुकून की जिंदगी गुजारी थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।